एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे सेशन में। दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज और आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं डेवलपमेंट चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, जहां पर बच्चों एक एक चीज जो है हमारे पूरे एनसीईआरटी की यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक हर एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। उस क्वेश्चन का क्या आंसर बनता है वो आंसर भी देखेंगे और आप भी साथ साथ सॉल्व कीजिएगा। और एनसीईआरटी जो होती है बच्चों हर चैप्टर की हम एसएसटी में ना इग्नोर कर देते हैं, बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसको अच्छे से हमें रिवाइज करना है, अच्छे से हमें देखने हैं इसके सॉल्यूशंस। फटाफट से आगे चलते हैं और अपने पहले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, विच इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और यहां पर पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर आ गया है बच्चों, देखिए क्या लिखा है। डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री कैन जनरली बी डिटरमिन्ड बाय, किसी भी देश की डेवलपमेंट आप कैसे डिटरमिन कर सकते हो? बाय इट्स पर कैपिटा इनकम, एवरेज लिटरेसी लेवल, हेल्थ स्टेटस ऑफ इट्स पीपल, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यार किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट ऑब्वियसली हम लोग इनकम के बेसिस पे तो है ही है, लेकिन इनकम के साथ साथ लिटरेसी लेवल, हेल्थ स्टेटस भी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स है डेवलपमेंट बताने के। तो यहां पर आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ऑप्शन जो डी है या फोर्थ है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्रीज has a better performance in terms of the human development than India। यहां पे पूछा जा रहा है जो ऑप्शंस में कंट्रीज गिवन है इसमें से कौन सी कंट्री के एक ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस है इंडिया से भी बेहतर, यानी कि नेबरिंग कंट्रीज की बात हो रही है, हमारे पड़ोसी देशों में से कंपैरिजन करने की बात करी जा रही है कि इंडिया से बेहतर कौन परफॉर्म कर रहा है। ऑप्शंस है बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल एंड पाकिस्तान। आई होप कि आपके दिमाग में अभी तक क्लिक कर गया होगा कि करेक्ट ऑप्शन क्या है। और हाँ जी बच्चों, जो आप सोच रहे हैं वही बात बिल्कुल ठीक है, यहां पर आंसर आना चाहिए ऑप्शन बी या फिर सेकंड ऑप्शन विच इज श्रीलंका। चलिए थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? ओके, अज्यूम दैट देयर आर 4 फैमिलीज इन अ कंट्री। बस इतना सा अज्यूम करो कि एक देश में से 4 ही परिवार रहते हैं। एवरेज पर कैपिटा इनकम ऑफ दीज फैमिलीज इज 5000। तो हमें एवरेज इनकम दे रखी है, पहले तो क्या दे रखा है इसको लिख लेते हैं। एवरेज इनकम कितनी है? 5000 है। पॉपुलेशन कितनी है? पॉपुलेशन कितनी दी? 4 फैमिलीज है ना, 4 फैमिलीज हैं, ठीक है। इनकम 3 फैमिलीज की गिवन है, एक फैमिली की 4000 है, 7000 है, 3000 है। हमें इनकम निकालनी है ऑफ द 4th फैमिली। तो बच्चों हमें एक फैमिली की इनकम नहीं दे रखी, बट हमें एवरेज इनकम दे रखी है। तो हम सभी को फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या होता है हमारा? एवरेज इनकम इज इक्वल टू दी टोटल इनकम अपॉन द पॉपुलेशन। टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इनकम ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स दैट आर लिविंग इन द कंट्री। तो कितनी हो जाएगी? एक रेजिडेंट, एक फैमिली की है 4000, दूसरी फैमिली की है 7000, तीसरी फैमिली की है 3000 और चौथी फैमिली की तो हमें पता ही नहीं, तो उसको एक्स ले लेंगे। पॉपुलेशन है हमारी 4000 और एवरेज इनकम है हमारी 5000, है ना। ये 4 इधर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी 20,000 और ये 4 + 7 7 8 9 10 14,000, ये 14,000 प्लस x, और x की वैल्यू कितनी आ गई? 20 माइनस 14,000 कर दोगे आप 6,000 रुपीज, है ना। तो 6,000 रुपीज हमारी यहाँ पर जो है वैल्यू आ जाएगी, विच इज ऑप्शन डी। तो इस तरीके से आपको कोई भी चीज मिसिंग है नहीं मिसिंग है इस फॉर्मूले में लगा के आप इजीली उसको निकाल सकते हैं। तो 6,000 आ गई हमारी 4th फैमिली की इनकम। इक्वेशन में हमने सॉल्व कर लिया, बहुत ही आसान। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है बच्चों? ये देखिए, what is the main criterion used by the World Bank in classifying different countries? What are the limitations of this criterion if any? यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि सबसे पहली चीज तो कि वर्ल्ड बैंक जब डिफरेंट कंट्रीज को क्लासिफाई करता है डेवलपमेंट के बेसिस पे तो कौन से क्राइटेरिया को यूज करता है। हम सभी को ये बात पता है कि वर्ल्ड बैंक कंट्रीज को क्लासिफाई करते टाइम सिर्फ और सिर्फ पर कैपिटा इनकम को कंसिडर करता है और उसी के बेसिस पे हाई डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड, लो इनकम, है ना, ऐसे लो इनकम, लोअर मिडिल इनकम, हाई इनकम ऐसे करके क्लासिफाई कर देता है। नाउ फिर बोला है कि क्या इस क्राइटेरिया की कोई लिमिटेशंस है? अगर आप सिर्फ पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे कंपेयर कर रहे हो तो क्या उसमें कोई कमी है? तो बच्चों यहाँ पे वही कमियां लिख देनी है जो एवरेज इनकम में कमी होती है। जैसे कि एवरेज इनकम हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के बारे में नहीं बताता है, डिस्पैरिटी के बारे में नहीं बताता है। और जब आप सिर्फ और सिर्फ एवरेज इनकम के बेसिस पे कंपैरिजन करते हो तो जो दूसरा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है जैसे कि एजुकेशनल लेवल्स, हेल्थ लेवल्स, आप इन सारी चीजों को इग्नोर कर बैठते हो। तो यहां पे वही सारी चीजें लिखनी है। अब देखिए कैसे लिखेंगे। वर्ल्ड बैंक यूजेस पर कैपिटा इनकम इन क्लासिफाइंग डिफरेंट कंट्रीज। तो सिर्फ पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे क्लासिफाई करता है। 2017 के डेटा के हिसाब से कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम $12,056 पर एनम
were declared rich countries and countries with per capita income $955 और less are called low income countries. तो ऐसे ऐसे ये डॉलर्स के बेसिस पे इतनी पर कैपिटा होगी, इससे ज़्यादा होगी तो रिच कंट्री होगी, इतनी से कम होगी तो पुअर कंट्री है, ठीक है, लो इनकम कंट्री है, तो इस तरीके से क्लासिफाई कर देता है. अब इसकी लिमिटेशंस लिखी है हमने, यस. लिमिटेशन में लिखा है कि दूसरे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को इग्नोर करा जाता है और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के बारे में हमें पता नहीं चलता है. बच्चों याद रखिएगा कि हमें यहाँ पे लिमिटेशंस किस चीज की लिख देनी है, सेम वही लिमिटेशंस आएंगी, सेम वही कमी आएंगी जो कि एवरेज इनकम की लिमिटेशंस होती हैं. एवरेज इनकम की क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं? हाइड्स डिस्पैरिटी एंड ऑल्सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. उसके बाद एक और चीज क्या है? इग्नोर्स अदर इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया. दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया एक तरीके से उसको भी इग्नोर कर दिया जाता है. चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. नेक्स्ट क्या है? यहाँ पे 5th क्वेश्चन है, in what respects is the criterion used by the UNDP for measuring development different from the one used by the World Bank? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि UNDP जो क्राइटेरिया यूज करता है कंट्रीज को क्लासिफाई करने में, वो वर्ल्ड बैंक के क्राइटेरिया से डिफरेंट कैसा है. तो बच्चों यहाँ पे देखो लिखा तो जो है उसको पढ़ लेते हैं एक बारी, फिर मैं आपको बताती हूँ. देखो लिखा क्या है, criteria used by UNDP different from the one used by the World Bank because UNDP compares countries based on the educational level, their health status and per capita income, whereas World Bank only compares countries on the basis of their per capita income. ठीक है, तो सिंपल सी चीज है, जब आप UNDP और वर्ल्ड बैंक में कंपेयर करते हो तो UNDP जो रिपोर्ट निकालता है उसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, और यहाँ पर निकाली जाती है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट. यहाँ पर कंपैरिजन होता है पर कैपिटा इनकम, एजुकेशनल लेवल्स एंड हेल्थ स्टेटस के बेसिस पे. लेकिन यहाँ पर जो कंपैरिजन होता है वो सिर्फ पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे होता है. और UNDP का जो क्राइटेरिया है वो एक नॉन मटेरियल क्राइटेरिया है, लेकिन वर्ल्ड बैंक का जो क्राइटेरिया है क्लासिफिकेशन का वो एक प्रॉपर सिर्फ और सिर्फ एक मटेरियल क्राइटेरिया है. चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. नेक्स्ट क्या है? ओके, यहाँ पर बच्चों बहुत ही ज्यादा सिमिलर सा क्वेश्चन पूछ लिया गया है. देखिए क्या लिखा है कि व्हाई डू वी यूज एवरेजेस, हम एवरेज क्यों यूज करते हैं, एंड आर देयर एनी लिमिटेशंस टू देयर यूज, इलस्ट्रेट विद योर ओन एग्जांपल्स रिलेटेड टू डेवलपमेंट. तो हम एवरेज क्यों यूज करते हैं और उसकी कमी क्या है? तो डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट पॉपुलेशन, एंड दिस इज द रीजन वी यूज एवरेज इनकम इंस्टेड ऑफ टोटल इनकम, है ना. क्योंकि हम इनकम यूज करते हैं, डेफिनेटली इनकम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया आता है जब आप कंट्रीज को कंपेयर करते हो या स्टेट्स को कंपेयर करते हो, बट टोटल इनकम हम यूज नहीं करते क्योंकि हर अलग कंट्री की अलग अलग पॉपुलेशन होती है, जिसकी वजह से टोटल इनकम एक एक्यूरेट आइडिया डेवलपमेंट का नहीं देती. दैट इज द रीजन कि हम टोटल इनकम की बजाय एवरेज इनकम का इस्तेमाल करते हैं. तो फर्स्ट पार्ट का तो हमने आंसर दे दिया कि हम एवरेज को क्यों यूज करते हैं, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज की अलग पॉपुलेशन है, एंड दिस इज द रीजन वी डू नॉट यूज टोटल इनकम बट वी यूज एवरेज इनकम फॉर classification या for comparison. Now there are limitations of calculating averages because we cannot know the difference in the income of the people, the unfair distribution in a country or state. तो बच्चों वही सारी limitations लिख देनी है कि distribution of income के बारे में नहीं पता होता है, disparity के बारे में नहीं पता होता है, मतलब the gap between the rich and poor का कोई idea नहीं देती average income हमको. और उसी के साथ साथ when we only use average income for comparison then we also ignore other important criteria. ठीक है ना. So when we only use average income for comparison, we tend to
ignore the other important criteria like educational levels, ठीक है। तो ये बड़ी सिंपल सी बात है, आई होप ये बात एकदम क्लियर है। चलिए 7th क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 7th क्वेश्चन क्या है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, पढ़ते हैं इसको। Kerala with a lower per capita income has a better human development ranking than Maharashtra. Hence, the per capita income is not a useful criteria at all and it should not be used to compare states. Do you agree? Discuss. बच्चों यहाँ बोला जा रहा है कि केरला और महाराष्ट्र को अगर हम कंपेयर करते हैं तो केरला और महाराष्ट्र में से पर कैपिटा इनकम महाराष्ट्र की थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन फिर भी ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग में केरला ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है दैन महाराष्ट्र। तो इसका ये मतलब है कि पर कैपिटा इनकम एक यूजफुल क्राइटेरिया नहीं है और उसके मदद से हमें जो है कंपैरिजन करना ही नहीं चाहिए, मतलब पर कैपिटा इनकम को हमें यूज करना ही नहीं चाहिए। तो डू यू एग्री? चलिए देखते हैं। केरला विद अ लोअर पर कैपिटा इनकम हैज अ बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग देन महाराष्ट्र. Per capita income is not a useful criteria at all and should not be used to compare states. This is true because the literacy rate, infant mortality rate, healthcare facilities are better in. Okay, ठीक है यार, यहाँ पर तो इन्होंने बिल्कुल ही लिख दिया कि it should not be used, but मेरे हिसाब से बच्चों अगर देखा जाए तो यहाँ पर ना ये नहीं लिखा होना चाहिए पर कैपिटा इनकम के साथ साथ यहाँ पर ना आपको लिखना चाहिए कि सिर्फ पर कैपिटा इनकम नहीं, ठीक है, कि यू शुड नॉट कंपेयर स्टेट्स बाय ओनली यूजिंग पर कैपिटा इनकम, बट अलोंग विथ पर कैपिटा इनकम वी शुड टेक इनटू कंसिडरेशन अदर इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया लाइक एजुकेशनल लेवल्स एंड हेल्थ स्टेटस एंड देन मेक आवर कंपैरिजन। ठीक है, तो यहाँ पर ना थोड़ा सा जो आंसर मिसिंग है, तो यहाँ पे यही सब लिखा है कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज बेटर हैं केरला में, तो ये सारी चीजें बेहतर होने के कारण केरला जो है ज्यादा बेहतर रैंकिंग पे आता है दैन हरियाणा। तो यहाँ पे वही बात हम लिखेंगे कि ओनली पर कैपिटा इनकम शुड नॉट बी यूज्ड, बट along with that other important educational and health indicators should be taken into consideration before making ठीक है। तो यहाँ पे वही वाली चीज लिख दी कि ओनली पर कैपिटा इनकम, जब आप सिर्फ और सिर्फ पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे कंपेयर करते हो ना, तो वो एक सही क्राइटेरिया नहीं है। तो सिर्फ उससे नहीं कंपेयर करो, बल्कि उसके साथ साथ दूसरा जो इंपॉर्टेंट हेल्थ एजुकेशनल इंडिकेटर्स है उनको भी कंसिडरेशन में लेना चाहिए कंपैरिजन करने से पहले, जैसे कि आपका इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है, लिटरेसी रेट है, नेट अटेंडेंस रेशियो है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, तो ये सारी इंडिकेटर्स भी कंसिडरेशन में लेने चाहिए अलॉन्ग विद पर कैपिटा इनकम। ठीक है, बात एकदम क्लियर होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है, फाइंड आउट द प्रेजेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी दैट आर यूज्ड बाय द पीपल इन इंडिया एंड व्हाट कुड बी द अदर पॉसिबिलिटीज 50 इयर्स फ्रॉम नाउ। प्रेजेंटली कौन से सोर्सेज ऑफ एनर्जी लोग यूज करते हैं और 50 साल बाद हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है कौन सी चीजों को इस्तेमाल करने की। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है। द प्रेजेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज बाय द पीपल ऑफ इंडिया इंक्लूड फायरवुड, लकड़ी का इस्तेमाल, कोयले का, पेट्रोल का, क्रूड ऑयल का, नेचुरल गैस का, ये सारी चीजें हम यूज करते हैं। और बच्चों ये सारी चीजें क्या है, एक तरीके से मैक्सिमम ऑफ दीज थिंग्स आर नॉन रिन्यूएबल। जैसे कोयला है, पेट्रोल है, ऑयल है, गैस है, ये तो एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगी जब इनके रिजर्व्स खत्म हो जाएंगे। सो दी अदर पॉसिबिलिटीज, और कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है 50 साल बाद वो हो सकती है, जैसे जो आपके रिन्यूएबल चीजें हैं, जो कन्वेंशनल, ठीक है बच्चों, तो ये तो सारी कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल जो हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सारी चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हो आज से 50 साल के बाद में, क्योंकि तब तक ये सब तो बचेगा नहीं।
है ना। तो दैट इज वाई हमें जो है शिफ्ट करने की जरूरत है टू अ मोर सस्टेनेबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी हो गया आपका, है ना, और बायोगैस हो गया, टाइडल एनर्जी। This is because current usage of sources of energy may result in the loss of these resources for future generations. क्योंकि जिस हिसाब से आप current sources of energy को यूज करते हो उससे वो खत्म ही हो जाएंगे, फ्यूचर जनरेशन के लिए तो कुछ बच नहीं पाएगा। दैट इज वाई हमें इन चीजों पे शिफ्ट करने की जरूरत है। चलिए 9th, ओके बच्चों, इसी को कंटिन्यू करा गया है। तो इन्हीं सर्कमस्टांसेस के तहत सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट बहुत ज्यादा क्रूशियल हो जाता है। बहुत सारे रिसोर्सेज ओवर यूज हो रहे हैं। ग्राउंड वाटर बहुत सीरियस थ्रेट पे है। ग्राउंड वाटर का आप ओवर यूज कर रहे हो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में। दैट इज वाई सस्टेनेबिलिटी बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, यहाँ पे फिर से लिखा है कि वाई इज द इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई थिंक कि इसका कंटिन्यूएशन है, ये वाला पार्ट जो कि हमने इसमें पढ़ लिया। ये इसका नहीं था, ये इसका कंटिन्यूएशन है, ठीक है, अभी देखेंगे। ओके, तो यहाँ लिखा है कि व्हाई इज द इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। सस्टेनेबिलिटी का जो मुद्दा है वो डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखिए, सबसे पहले इन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ही डिफाइन कर दिया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड meet the needs of the present without compromising the ability of the future generations to meet their needs। कि प्रेजेंट जनरेशन की डेवलपमेंटल नीड्स भी पूरी हो जाए और फ्यूचर जनरेशन की जो डेवलपमेंटल नीड्स है उन्हें भी खतरा नहीं आना चाहिए, उन्हें भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, इस तरीके से डेवलपमेंट करनी है। सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी से बहुत सारे साइंटिस्ट ने वार्निंग दे दी है कि प्रेजेंट टाइप और जो लेवल्स हैं ये सस्टेनेबल नहीं है। इशू ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट हैज इमर्ज्ड फ्रॉम रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड इन द पास्ट सेंचुरी, फेल्ट दैट द इकोनॉमिक ग्रोथ इंडस्ट्रियलाइजेशन हैव लेड टू द रेकलेस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। On the other hand, the stock of the natural resources are limited, so the growth of all countries in the future is under threat। ठीक है, ग्रोथ हर किसी की ही अंडर थ्रेट है। तो यहाँ पर बचा पार्टी यही वाली बात है कि अगर आप इस्तेमाल नहीं करोगे इनको ढंग से, तो यहाँ पे वही वाली चीज कंटिन्यू करके लिखी हुई है, ये 9th क्वेश्चन का पार्ट है। इन सर्कमस्टांसेस के तहत सस्टेनेबिलिटी का इशू काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत से रिसोर्सेज को ओवर यूज करा जा रहा है, ग्राउंड वाटर भी अंडर थ्रेट है ना। दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एग्जाम्पल भी दे दिया। चलिए नेक्स्ट है, द अर्थ हैज इनफ रिसोर्सेज टू मीट द नीड्स ऑफ ऑल but not enough to satisfy the greed of even one person। How is this statement relevant to the discussion of development? बोला जा रहा है कि हमारी ये जो पृथ्वी है इस पे इतने रिसोर्सेज है कि सबकी जरूरतें पूरी हो सकती हैं, लेकिन किसी एक इंसान का लालच कभी भी पूरा करने के लिए रिसोर्सेज हमारे पास मौजूद नहीं है, क्योंकि लालच तो एक ऐसी चीज है जो खत्म ही नहीं होती है ना। आपकी जो जरूरतें हैं वो तो पूरी हो जाएंगी जितने पृथ्वी पे रिसोर्सेज हैं उसमें, लेकिन लालच किसी एक इंसान का भी पूरा नहीं हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट हमारे जो डेवलपमेंट का डिस्कशन है उससे रेलेवेंट कैसे है, तो चलिए देखते हैं। डेवलपमेंट नॉट जस्ट डिपेंड्स ऑन द इकोनॉमिक फैक्टर्स ऑफ अ कंट्री, बट इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल फॉर द पीपल ऑफ अ कंट्री टू यूज। तो डेवलपमेंट सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर्स पे डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन रिसोर्सेज पर भी डिपेंडेंट होता है जो कि हमारे कंट्री के अंदर लोगों के पास मौजूद है। Responsibility of the people to use resources only to meet their needs and not to satisfy their greed। यार देखो, कंट्री में डेवलपमेंट कैसे होता है? रिसोर्सेज से। तो डेवलपमेंट का ये मतलब नहीं होता कि कितना पैसा कमा रहे हो, यार हर चीज कमाने के लिए भी तो आपको रिसोर्स चाहिए ना। तो लोगों के पास कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, दैट इज इटसेल्फ एन इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट। जितने ज्यादा रिसोर्सेज होंगे उतने ज्यादा आप डेवलपमेंट में आगे बढ़ पाओगे, डेवलपमेंट कर पाओगे। तो वही वाली यहाँ पे बात हो रही है कि अगर लोग अपनी जरूरत पूरी करेंगे ना तभी वो रिसोर्सेज सस्टेन कर पाएंगे। अगर लोग लालच करेंगे, लालची हो जाएंगे, तो फिर वो रिसोर्सेज कभी भी आपकी ज़रूरतें नहीं मीट कर पाएंगे, एंड उस केस में डेवलपमेंट भी नहीं हो पाएगा एक पॉइंट के बाद में। तो नीड पूरी करो, ग्रीड नहीं, वहाँ पे यही बात हो रही है। और देखिए क्या लिखा है नीचे कि इफ द नेचुरल रिसोर्सेज आर नॉट यूज्ड वाइजली नाउ, द फ्यूचर जनरेशंस विल नॉट बी एबल टू यूज देम फॉर देयर नीड्स, व्हिच विल रिजल्ट इन द डाउनफॉल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ, ठीक है, तो ऑफ डेवलपमेंट of a country, development of a country। ठीक है, तो अगर आप नेचुरल रिसोर्सेज को समझदारी से, वाइज तरीके से नहीं यूज करोगे तो फ्यूचर जनरेशन के लिए तो कुछ भी नहीं बचेगा। फ्यूचर जनरेशन की तो नीड्स भी नहीं पूरी हो पाएंगी और जिससे कि डेवलपमेंट का डाउनफॉल ही आएगा कंट्री की। चलिए आगे देखते हैं। लिस्ट अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन दैट यू मे हैव ऑब्जर्व्ड अराउंड यू। कौन सा एग्जांपल आपने देखा है बच्चों एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का? यहाँ पर दिखाते हैं। आसपास आपने पेड़ों को कटते हुए, फॉरेस्ट एरिया को कटते हुए देखा है, डिफॉरेस्टेशन, उसी के साथ माइनिंग होते हुए देखा है, जिससे बहुत डीप स्कार्स जमीन पे छूट जाते हैं, सॉइल इरोजन, टॉप लेयर हट जाती है सॉइल की, पोल्यूशन, व्हीकल्स जो कॉज करते हैं, फ्यूल्स का एक्सेसिव यूज,
बहुत ज़्यादा प्रदूषण, मैं तो सही में बता रही हूँ, लाइक ऑटो में बैठो, कभी ऐसे ओपनली आप चल भी रहे हो, इतना ज़्यादा पोल्यूशन, ऐसा लगता है कि इन्वायरमेंट में बस पोल्यूशन ही पोल्यूशन है। जब तक पहाड़ों में इंसान ना जाए ना, हर जगह इतना ज़्यादा पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो रहा है, बार बार हॉन्किंग चलती रहती है, लाउड स्पीकर्स लोग लगा देते हैं, अननेसेसरीली हॉन्किंग ऑफ द हॉर्न्स या ब्लोइंग ऑफ द हॉर्न्स ऑन द रोड्स बाय डिफरेंट व्हीकल्स। तो ये सारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम अपने आसपास देखते हैं, जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट डिग्रेड हो रहा है। ठीक है, चलिए इंडस्ट्रियल वेस्ट, हाँ ये भी एक पॉइंट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट कलेक्टेड इन रेजिडेंशियल एरियाज। ओके, 12th क्वेश्चन यहाँ पर है बच्चों, देखो क्या लिखा है यहाँ पर, फॉर ईच ऑफ द आइटम्स गिवन इन टेबल 1.6 फाइंड आउट विच कंट्रीज आर द टॉप एंड विच क्वेश्चन गायब हो गया, विच इज एट द बॉटम। तो ये इसका ना फॉन्ट चेंज हो गया है हमारी स्लाइड्स का, और इस वजह से थोड़ा थोड़ा यहाँ पे मिसिंग हो गया है। देखिए क्या लिखा है कि इस टेबल के अंदर कौन सी कंट्री टॉप पे आ रही है, कौन सी कंट्री बॉटम पे आ रही है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो ऑब्वियसली यार हमने टेबल पहले भी देख रखी है, श्रीलंका ही टॉप में है। अगर आप देखोगे श्रीलंका को ये टॉप कर रही है, यहाँ पे टॉपर है ये, क्योंकि इसकी ग्रॉस नेशनल इनकम भी सबसे ज्यादा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी सबसे ज्यादा, लिटरेसी रेट भी यहाँ पे एक तरीके से थोड़ा सा कम है म्यांमार से, बट हाँ सबसे ज्यादा में ही आ रहा है। 92.7 म्यांमार का है, श्रीलंका का दूसरे नंबर पे आ रहा है, और एचडीआई रैंकिंग में भी टॉप पर श्रीलंका ही आ रही है। और विच इज एट द बॉटम, ये रैंकिंग से ही पता चल जाएगा, सबसे पिछड़ी हुई रैंक है इसकी म्यांमार की, तो ये आ रही है बॉटम पर, म्यांमार हमारी बॉटम पे आ रही है, क्योंकि इसकी बहुत ही कम ग्रॉस नेशनल इनकम है। चलो उसी के साथ साथ लाइफ एक्सपेक्टेंसी सबसे ज्यादा कम है, एंड लिटरेसी रेट तो ज्यादा है, बट हाँ सबसे पीछे म्यांमार ही आ रहा है, 150 पे आ रहा है, बाकी सब थोड़ा आगे हैं, म्यांमार सबसे पीछे, बॉटम पे तो यही आ रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, यहाँ पर क्या है, फॉलोइंग टेबल शोज द प्रोपोर्शन ऑफ undernourished adults in India. It is based on a survey of various states for the year 2001. Look at the table, answer the following questions. Undernourished जो बच्चे नहीं है, एडल्ट्स, 18 साल से ऊपर जो लोग हैं, उसमें से अंडरनरिश्ड लोगों का डेटा है। केरला के अंदर मेल्स है 22%, फीमेल्स 19%, कर्नाटका में 36% मेल्स, 38% फीमेल्स, मध्य प्रदेश में 43% मेल्स एंड 42% फीमेल्स। और अगर ऑल स्टेट्स का देखें तो 37% अंडरनरिश्ड एडल्ट्स हैं मेल्स और 36% फीमेल्स हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर द न्यूट्रिशनल लेवल ऑफ द पीपल इन केरला एंड मध्य प्रदेश। केरला और मध्य प्रदेश का न्यूट्रिशनल लेवल यहाँ पर कंपेयर करने को बोला जा रहा है। तो यार हम लोग देख रहे हैं न्यूट्रिशनल लेवल ऑफ पीपल इन केरला इज डेफिनेटली हायर या बेटर दैन द न्यूट्रिशनल लेवल ऑफ पीपल इन मध्य प्रदेश, क्योंकि केरला के अंदर अंडर नरिश्ड एडल्ट्स की जो परसेंटेज है वो काफी कम है मध्य प्रदेश के कंपैरिजन में। खुद ही देखो, यहाँ 43% है, 22 है, यहाँ 42% है, 19 है ना। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे कि द न्यूट्रिशनल लेवल ऑफ केरला इज रिलेटिवली बेटर इन कंपैरिजन टू द न्यूट्रिशनल लेवल ऑफ द पीपल ऑफ मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, can you guess that why around 40% of the people in the country are undernourished even though it is argued that there is enough food in the country? बोला जा रहा है कि देश के अंदर लगभग 40% लोग जो हैं अंडर नरिश्ड है, जबकि आर्ग्यू करा जाता है कि देश में बहुत खाना है, बहुत खाना है। तो इतना खाना होने के बावजूद भी लोग अंडर नरिश्ड कैसे हैं बच्चों? लोग यहाँ पर आप लिख सकते हो कि 1/5 पॉपुलेशन एक तरीके से अंडर नरिश्ड है, डिस्पैरिटी है, फूड ग्रेन्स नहीं मिल पा रहे, पीडीएस सिस्टम नहीं वर्क कर रहा ढंग से, न्यूट्रिशियस फूड अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, पुअर पीपल हैं। तो यहाँ पर यू कैन राइट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ढंग से नहीं काम कर रहा है, कुछ जगहों पे तो फूड ग्रेन्स नहीं मिल पा रहे लोगों को, उसी के साथ पुअर हैं लोग, पुअर पीपल कैन नॉट अफोर्ड। ठीक है, फूड नहीं अफोर्ड कर पा रहे, उसी के साथ एजुकेशनल बैकवर्डनेस है, पढ़े लिखे उतने ज्यादा नहीं है, इलिटरेसी है, इलिटरेसी के कारण अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी, और उसकी वजह से लोग बेसिक नेसेसिटी खाना भी नहीं अफोर्ड कर पाते, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन राशन का नहीं है फिक्स प्राइस स्टोर्स पर, है ना। तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हो, जैसे कि इलिटरेसी की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से
कैन नॉट अफोर्ड फूड, राशन शॉप्स जो हैं वो ढंग से फूड ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रही। तो इन सब कारणों की वजह से लोग खाना नहीं खा पा रहे हैं, उनको 2 वक्त का जो खाना है वो भी प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है। एंड दैट इज वाई इतना मेजर पोर्शन जो है पॉपुलेशन का वो अभी भी अंडर नरिश्ड है, डिस्पाइट देयर बीइंग सो मच फूड इन द कंट्री। खाना है बट लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा है, या लोग उसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे, या सरकार लोगों तक नहीं पहुंचा पा रही, तो यही दिक्कत है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग लिख सकते हैं। इसी के साथ हम आज की क्लास का करते हैं दी एंड। तो सारे के सारे डेवलपमेंट चैप्टर के बच्चों हम लोगों ने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देख लिए हैं, एक एक करके देख लिए हैं, ढंग से समझ लिए हैं, पढ़ लिए हैं। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद अ ब्रांड न्यू चैप्टर। टेक केयर एंड बाय बाय।